पिछले क्लास में पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग दो भागों में बांट दिए थे, एक सॉल्यूट पार्ट, दूसरा सॉल्वेंट पार्ट। डिफिनेशन इसका था कि होमोलोगस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका। सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटे थे? तो 9 भागों में बांटे थे हम लोग। उस 9 भागों में सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस, दूसरा हम लोग पढ़े थे लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में गैस, और तीसरा गैस में सॉलिड, गैस में लिक्विड और गैस में गैस का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बन गया तो इसके कंसंट्रेशन को हमको पता करना था। तो कंसंट्रेशन एक नॉर्मली पता किया गया जिसमें मात्रा नहीं बल्कि क्वालिटी के आधार पर। तो क्वालिटी के आधार पर हम लोगों ने देखा था दो भाग, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु घोल। ये लैंग्वेज में अक्सर आता है कि लिखा हुआ रहता है तनु घोल है। तो तनु घोल का मतलब है कि उसका सांद्रण कम है, और सांद्र घोल का मतलब सांद्रण ज्यादा है। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उसमें कितना ग्राम घोला हुआ हो। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्वांटिटी के आधार पर घोल की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो घोल की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो हम लोग पहला क्वांटिटी लेते हैं परसेंटेज, दूसरा हम लोगों ने देखा था कि मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। नॉर्मलिटी भी हम लोग लिखे थे, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो घोल की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो हम लोग इकाई को व्यक्त करेंगे उसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग बनाइए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, घोल की सांद्रता। नंबर 1 जो हम लोग पढ़ना है परसेंटेज, माने प्रतिशत में। तो घोल की सांद्रता को हम लोग प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं। तो घोल की सांद्रता को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम उसे 3 तरह से व्यक्त करेंगे। प्रतिशत में घोल की सांद्रता को, प्रतिशत में घोल की सांद्रता को निम्नांकित रूप से व्यक्त किया जाता है। निम्नांकित रूप से व्यक्त किया जाता है। मास बाय मास। नंबर 1 में द्रव्यमान प्रतिशत, ए में बना लो पहला का नंबर। इसको 3 तरह से हम लोग व्यक्त करेंगे परसेंटेज को, एम बाई एम, वी बाई वी और एम बाई वी। तो पहला नंबर देखो तो द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, मास बाई मास या द्रव्यमान प्रतिशत। अब इस द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से ले लें कि द्रव्यमान को हम लोग सामान्यतः ग्राम में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम में भी व्यक्त करते हैं, लेकिन ग्राम में द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं। तो सॉल्यूट जो हम लोग लेंगे
और सॉल्वेंट लेंगे तो दोनों मिलने के बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। जरा यहाँ पर ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा। W/W और M/M इस तरह से व्यक्त करेंगे, मतलब ऊपर जो है वह सॉल्यूट हो गया और नीचे जो है वह क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों बनाए हम क्या चीज में, द्रव्यमान में, मतलब उसको भार के रूप में व्यक्त करेंगे तो वह सॉल्यूशन कहलाएगा M/M सॉल्यूशन या W/W सॉल्यूशन। ठीक है, तो यदि घुल और घोल दोनों को द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है तो वह सॉल्यूशन W/W सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब घुल भी और घोल भी, माने घुल जो हम डाले, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो तो समझ में आ जाएगा कि हम 10% चीनी का घोल कहते हैं, 10% चीनी का घोल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10% चीनी का घोल, और हमको क्या चीज लेना है, M/M माने द्रव्यमान प्रतिशत में। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि 10 ग्राम हम चीनी ले लिए, ठीक है, और इसको कितना घोल में मिला देंगे, तो 90 ग्राम, तो 90 या 10 कितना हो जाएगा, 100, तो 90 ग्राम पानी और 10 ग्राम चीनी, तो 90 और 10 मिलके कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसको भी हम लोग M में रखे और इसको भी M में, तो यह सॉल्यूशन कहलाएगा M/M या W/W। तो इसको सामान्य तौर पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, इन दिस सॉल्यूशन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन मास। चलो तो लिखो, तो इस प्रकार के घोल में, लिखिए तो ए में, इस प्रकार के घोल में घुल एवं घोल दोनों को द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है, दोनों को द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। अतः मास परसेंटेज बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने में मतलब उसको कितना से 100 पर निकालेंगे, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी क्या लिखोगे, ग्राम में, गुने 100। यही हो गया मास परसेंटेज निकालने का। तो इसके लिए हम लोग व्यक्त क्या करेंगे, M/M या W/W, M/M या W/W के रूप में व्यक्त करेंगे। अगर हम इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, M/M परसेंटेज, कोई अगर लिखे तो कोई दिक्कत, M/M परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट, फिर लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट माने घुल का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में रहेगा, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन में तो दोनों है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो हम लोग यहां अगर लिखें मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट गुने 100, ये बात समझ में आ जाना चाहिए आपको कि मास ऑफ सॉल्यूट तो रह गया, लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, अतः मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट गुने 100, यानी घुल का भार बटे घुल का भार जोड़ घोलक का भार और गुने 100। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मास परसेंटेज हो गया। तो इसमें देखा आपने कि घुल और घोल
दोनों किस रूप में व्यक्त किया गया है? तो द्रव्यमान के रूप में। तो दूसरा नंबर हम लोग लिख सकते हैं आयतन प्रतिशत। दूसरा आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम लोग व्यक्त क्या करेंगे? V बाई भी। V बाई भी मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों किस रूप में व्यक्त करेंगे? तो वॉल्यूम के रूप में। तो वॉल्यूम या तो ml में व्यक्त किया जाता है और नहीं तो लीटर में। तो वॉल्यूम मिलीलीटर में भी रहेगा और लीटर में भी रहेगा, दोनों रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं चलिए लिखिए तो इस प्रकार के घोल में घुल्य एवं घोल, इस प्रकार के घोल में घुल्य एवं घोल दोनों को आयतन में व्यक्त किया जाता है। घुल्य एवं घोल दोनों को आयतन में व्यक्त किया जाता है। अतः वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वॉल्यूम परसेंटेज माने आयतन प्रतिशत बराबर, बिल्कुल पहला का फॉर्मूला ही लगेगा। तब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगुने 100। मतलब हिंदी में जो लिखता होगा द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर घुल्य का आयतन बटे घोल का आयतन गुने 100। और इसको फिर तोड़ के आप चाहे तो वहीं पर जैसे पहले वाला में लिखे थे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब घुल का आयतन बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगुने 100। दोनों फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दोनों पार्ट होता है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो सॉल्यूशन के जगह हम लिख दिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगुने 100। तो इस तरह से आयतन प्रतिशत निकाला जा सकता है किसी भी घोल का। एक एग्जाम्पल ले लें तो समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, जरा इसको समझना है केवल, तो ये न्यूमेरिकल बनाने में इसका जरूरत पड़ेगा, आप तब समझ पाइएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए 10% सॉल्यूशन 10% सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन वाटर इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब इथिलीन ग्लाइकोल एक यौगिक है, उसका 10% घोल जो है कैसा है? V बाई भी। अब ये कहने का मतलब हो गया कि आपको खोजो तो क्या क्या चीज इसमें है? इथिलीन ग्लाइकोल भी है और वाटर भी है। क्वेश्चन से देखो ध्यान से, 10% सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन वाटर। तो इथिलीन ग्लाइकोल को किस में घुलाया गया? वाटर में। तो सॉल्वेंट कौन हो गया? वाटर। और सॉल्यूट कौन हो गया? इथिलीन ग्लाइकोल।
तो इथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पर कितना है 10, और इसको कितना में घुलाए हैं तो पानी में घुलाए हैं, तो पानी सॉल्वेंट है, तो इसको 10% है, तो 100% में इथिलीन ग्लाइकोल कितना है 10%, तो पानी कितना परसेंट होगा 90%। तो 10 ml, इसका कहने का मतलब हुआ, इसको ध्यान समझो कि 10 ml क्या है इथिलीन ग्लाइकोल, 10 ml इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, 10% इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, तो 10 ग्राम 10 ml ये हो गया, तो 100 ml सॉल्यूशन है, तो 100 ml में इथिलीन ग्लाइकोल भी होगा और वाटर भी होगा, तो 10 ml फिर लिखिए यहां पर क्या हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल, अब प्लस 90 ml क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। तो इसको एक ही शब्द में आपको बता दिया कि कौन सामग्री कितना प्रतिशत है, 10% इथिलीन ग्लाइकोल इन वाटर। तो वाटर में जैसे ही घोले तो वाटर तो सॉल्यूशन बनाया, तो 10% अगर इथिलीन ग्लाइकोल है तो 90% उसमें क्या हो गया वाटर हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे तो हम लोग को मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन बनाने में बड़ा आसानी होगा कि 10% कहने का मतलब 10% ये हो गया, तो 100 नहीं, वाटर हम लोग 100 नहीं लेंगे, बल्कि वाटर वहां कितना होगा 90 ही, और 10 उसमें तो इथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और तीसरा नंबर है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम ज्यादातर आपको इंडस्ट्री में जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवा वगैरह बनाने में दवा के रैपर पर या दवा के बोतल वगैरह पर देखिएगा उसमें लिखल रहेगा 10% M/V। अब M/V लिखा हुआ का मतलब कि सॉल्यूट ग्राम में और सॉल्यूशन क्या चीज है वॉल्यूम में, यानी कि लीटर या ml में उसमें लिखा हुआ रहता है। दवा के बोतल पर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा। तो तीसरा है मास बाय वॉल्यूम, और इसको हम लोग क्या चीज से व्यक्त करेंगे M/V। तो इफ मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन ml, then that solution is called mass volume solution। चलिए लिखिए, तो यदि घुल को ग्राम में तथा घोल को ग्राम में तथा घोल को आयतन में व्यक्त किया जाता है, तो वह घोल M/V घोल कहलाता है। तो ये तीनों के तीनों में हम लोगों ने देखा कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे कि 100 ग्राम में कौन चीज कितना घुला हुआ है, माने 100 भाग में कितना। तो ज्यादातर आपको फार्मास्यूटिकल यानी कि दवा वगैरह की कंपनी में या इंडस्ट्री में परसेंटेज में ही व्यक्त रहता है। आप कोई भी केमिकल को लीजिएगा तो उस पर परसेंटेज में व्यक्त किया हुआ रहेगा। ज्यादातर दवा वाला में आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई भी दवा का ले लो, एक रैपर घर में होगा और उसमें जरा चेक करके देखना तो उसमें कंपोजिशन जो रहेगा तो लिखल रहेगा M/V। कुछ में खांसी वगैरह की दवा में V/V भी लिखा हुआ रहेगा। तो वो V/V का मतलब अब समझ जाना कि घुल जो घुलाया गया है वह भी आयतन में लिया गया होगा और घोल जो बना हुआ है वह भी आयतन में। जैसे 100 ml डिब्बा पर लिखा हुआ रहेगा 100 ml, तो 100 ml में कुछ कंपोजिशन रहता है, उस कंपोजिशन को जरा ध्यान से देखना तो अब समझ में आ सकता है। दूसरा चीज जो हम लोग लिखे थे परसेंटेज के बाद,
मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलरता। उसमें तीन चीज हम लोग देखेंगे, मोलरता, मोललता और सामान्यता। नॉर्मलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय एम, कैपिटल एम लिखना है। इसे एम से सूचित किया जाता है, इसे एम से सूचित किया जाता है। इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। इसका इकाई मोल प्रति लीटर होता है, इसका इकाई मोल पर लीटर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल, और लीटर के लिए ये लीटर लिख दिए, और पर के लिए ऐसे, तो मोल पर लीटर। तो इसका इकाई क्या होता है, मोल पर लीटर। अब मोलैरिटी जानने के लिए इस चैप्टर में मोलैरिटी पढ़िए, या मोलैलिटी या नॉर्मलिटी, हम लोग को एक शब्द यहां पर आया, मोल, मोल पर लीटर। यानी कि एक मोल को एक लीटर में घोल देते हैं, तो वैसे घोल को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो मोलर घोल बनाने के लिए हमको मोल का जरूरत पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट हम लोगों को मोल का भी लेना जरूरी है। लेकिन इसके पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं मोलैरिटी का। मोलरता, अक्सर आपसे परीक्षा में इस पर नोट्स लिखने के लिए रहता है, राइट नोट्स ऑन मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। तो ये आपको एकदम याद रहना है, तो रखना है परीक्षा के लिए, मोलैरिटी। ये तो किसी भी घोल के, ध्यान से इसको डिफिनीशन लिखना, किसी भी घोल के 1 लीटर घोल में, 1 लीटर घोल में जब घुल का 1 मोल घुला होता है, किसी भी घोल में जब 1 लीटर घोल में, 1 लीटर घोल में घुल का 1 मोल घुला हुआ होता है, घुल का 1 मोल घुला हुआ होता है, तो उस घोल को मोलर घोल कहा जाता है। उस घोल को मोलर, उस घोल को मोलर घोल कहा जाता है, तथा उसकी सांद्रता को मोलरता में व्यक्त किया जाता है। उसकी सांद्रता को मोलरता में व्यक्त किया जाता है। पर अगर आप चेंज करके लिखना, इसे एम से सूचित किया जाता है, इसे एम से सूचित किया जाता है, तथा इसका इकाई मोल प्रति लीटर होता है, इसका इकाई मोल
प्रति लीटर होता है। इसका इकाई मोल प्रति लीटर होता है। अब इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग यहां पर देखें, मोलैरिटी निकालने के लिए चलिए पहले इस थोड़ा सा यहां पर इसको देख कर लीजिए कि मोल कहेंगे किसको। तो मोल बराबर होता है गिवन मास बटे एटॉमिक मास। चलिए लिखिए तो तब समझ में आ जाएगा। यदि किसी घुल का, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, यदि किसी घुल का x ग्राम, यदि किसी घुल का x ग्राम BmL, बी स्मॉल वाला लिखना, BmL घोल में घुला हुआ हो, BmL घोल में घुला हुआ हो तथा उसका परमाणु भार, उसका परमाणु भार A ग्राम हो, परमाणु भार A ग्राम हो, तो परमाणु भार A ग्राम हो तो मोल बराबर, तो मोल बराबर दिया हुआ भार बटे परमाणु भार, दिया हुआ भार बटे परमाणु भार। तो बोलिए तो दिया हुआ भार कितना था x, उसका परमाणु भार कितना है A, दिया हुआ भार x है, अब परमाणु भार कितना है A है, तो मोल बराबर कितना हो गया रे x बाई A, मोल बराबर आपका क्या हो गया x बाई A। अब कहता है कि इसको कितना ml में घोला गया हो, तो उसमें लिखेंगे इट इज डिजॉल्व्ड इन कितना ml, BmL। यह BmL घोल में, देखो तो यह BmL घोल में घुला हुआ है, यह BmL घोल में घुला हुआ है। अब आप एक बात बताइए हमको कि अगर मिलीलीटर में है, उसको लीटर में बदलना हो तो कितना से भाग दे देंगे 1000 से, तो सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर बराबर कितना B बटे कितना हो जाएगा 1000 लीटर। तो लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या कर दिए कि 1000 से भाग दिए। अब दोनों को एक जगह जोड़े कि हमारे पास जो सॉल्वेंट था, घोलक था, वह ml में था और उसको लीटर में बदले तो कितना से भाग दे दिए 1000 से। तो घोल मेरा है B बटे 1000, मोलों की संख्या कितना है x बाई A। तो चूंकि B बटे 1000 ml x बाई A मोल, चलो लिखो तो चूंकि B बटे 1000 ml में, B बटे 1000 ml में घुल x बाई A ग्राम है, x बाई A ग्राम है, B बटे 1000 ml में x बाई A ग्राम है। इसलिए अब बोलिए 1 लीटर में कितना हो जाएगा, बोलिए x बटे A बटे B बटे 1000।
तो 1 लीटर में घुला हुआ घुल हो गया x/a इंटू 1000/b। 1 लीटर घोल में जब घोलते हैं उसको हम लोग क्या कहे थे, मोलरता। मोलरता का डिफिनीशन फिर ऊपर जो हम लोग लिखे हैं कि 1 लीटर घोल में घुले हुए घुल के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो 1 लीटर घोल में घुला उसको हम लोग क्या कहें, मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या हो गया, x/a इंटू 1000/b। m बराबर x/a इंटू 1000/b। अब इसको हम लोग लैंग्वेज में थोड़ा कन्वर्ट कर लें तो आपको बनाने में हिसाब बिल्कुल आसानी होगी। तो m को हम लोग क्या कहे, मोलरता, मोलैरिटी, बराबर x क्या है यहां पर, तो घुल का भार ग्राम में, घुल का द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे ए इसमें क्या हो गया, तो घुल का परमाणु भार। अच्छा, परमाणु भार के जगह पर अगर यौगिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, वहां अनुभार हो जाएगा। तत्व रहेगा तो परमाणु भार, यौगिक रहेगा तो अनुभार। यहां पर परमाणु भार या अनुभार गुने 1000 तो वही रह जाएगा। अब बटे बी यहां पर क्या है, हाँ तो हम लोग जो लिखे थे m बराबर x/a इंटू 1000/b, यही ना हम लोग लिखे हैं। अब उसमें m क्या हो गया, मोलरता, और x है घुल का द्रव्यमान, घुल का द्रव्यमान, और a यहां पर क्या है, घुल का परमाणु भार या अनुभार। परमाणु भार भी हो सकता है और अनुभार भी हो सकता है। और 1000 तो फॉर्मूला का यहां बना, और b है घोल का आयतन, हमेशा यह क्या चीज में रहेगा, ml में रहेगा। ठीक है, क्योंकि लीटर हम इसको बनाकर 1000 भाग दिए थे, तो यहाँ ml में रहेगा। अगर लीटर में रहेगा तो यहाँ 1000 की जरूरत नहीं होगी, ये ध्यान रखना होगा। अब इसके आधार पर हम लोग एक छोटा सा प्रश्न बना सकते हैं। जरा इसको प्रश्न को बनाइए तो देखिए, तो तब दिखाई पड़ जाएगा कि इसमें कहां पर कौन चीज ऐड करना है। चलिए क्वेश्चन लिखे, तो यदि 10 ग्राम सोडियम को, यदि 10 ग्राम सोडियम को 250 ml, 10 ग्राम सोडियम को 250 ml जल में घोला गया, 250 ml जल में घोला गया, तो उस घोल की मोलरता क्या होगी, उस घोल की मोलरता क्या होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसमें से तो मोलरता हमको निकालना है, मतलब m का मान ज्ञात करना है। अब यहां सोडियम का कितना ग्राम, माने घुल का कितना ग्राम लिए हैं हम लोग, 10 ग्राम।
तो x बराबर यहाँ पर कितना है 10 ग्राम। लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख दे भी सकते हैं कि क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन x बराबर कितना ग्राम, तो 10 ग्राम। और इसका एटॉमिक मास सोडियम का कितना था 23 ग्राम। तो a बराबर कितना आया हमको 23 ग्राम। अब b बराबर कितना जल में घोले थे, तो 250 ml। तो 250 ml। तो अब बताइए, तो m बराबर था x बाई a इंटू 1000 बाई b। तो x के जगह पर कितना रख दें 10, अब बटे a के जगह पर 23, और गुने 1000 फार्मूला का, अब बटे 250। अब इसको काट दीजिएगा तो 250 से काट के 4 आया, यानी कि 40/23। क्या चीज m, यही हो गया आंसर। काटिएगा तो इसको काट कर भी पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो मोलरिटी कितना हो गया 40/23 m हो गया, यही इसका आंसर हुआ। इसको काट कर भी लिखिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मोलरिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, इस पर जरा हम लोग को विचार करना है कि m बराबर x बाई a इंटू 1000 बाई b, इसमें कितना क्वांटिटी 4 है। तो इसमें से 4 में से 3 अगर हमको प्राप्त हो जाए तो चौथा क्वांटिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि घुल का भार दिया हुआ हो, घोलक का भार और मोलरता हमको पता हो, तो उसका परमाणु भार भी अनुभार भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इस 4 में से 3 दिया हुआ रहेगा तो आपको चौथा क्वांटिटी का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखा जाए। अब अणु पर देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखो। तो यदि 5 ग्राम NaOH को, यदि 5 ग्राम NaOH को 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में, 500 ml जल में घोला गया हो, तो उसका मोलरता ज्ञात करें। तो उसका मोलरता ज्ञात करें। अब इसमें फार्मूला फिर से याद रखो, x बाई a इंटू 1000 बाई b। चलो सेट करके बनाओ। तो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। x खोज कर बताओ और a के जगह पर कितना आएगा वह आपको निकालना होगा, और b के जगह पर कितना आया। x के जगह पर कितना रखा 5, और NaOH का भार निकाला 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना ग्राम 40 ग्राम। तब 5/40 अगुने 1000/500। तो अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, नहीं 2 बार काट दीजिए, 2 बार। तो 10/40, 10/40 तब बराबर कितना हुआ रे 1/4 या 0.25 m। यही हो गया आंसर। तो ये आपका मोलरता हो गया। तो एक क्वेश्चन और बनाया जाए, एक क्वेश्चन और बना लो तो क्लियर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन लिखता, 2MnOH, ऐसे लिखना, 2MnOH घोल बनाने के लिए, 2MnOH घोल बनाने के लिए, लिखा गया, 2MnOH घोल बनाने के लिए 2 ग्राम NaOH में, 2 ग्राम NaOH में जल की कितनी मात्रा, 2 ग्राम NaOH में जल की कितनी मात्रा मिलाया जाए, जल की कितनी मात्रा मिलाया जाए। तो फिर से देखिए आंसर, m बराबर x बाई a इंटू 1000 बाई b। अब इसके m का मान आपको कितना दे दिया गया पहले ही, 2। m का मान क्वेश्चन में प्राप्त है कि कितना था, तो 2MnOH हमको बनाना है, तो m का मान दे दिया कितना, 2। x का मान भी आपको कितना दिए हुए है, 2 ग्राम, 2 ग्राम NaOH। a का मान कितना होगा, NaOH का मान कितना हो गया, 40 ग्राम। तो अब हमको निकालना क्या है, b बराबर व्हाट, आपको आ जाएगा 2 बराबर 2/40 गुने 1000 बटे b, इसलिए b बराबर, अब निकाल के बताओ कितना आया, 25 आया, 2 से काट दो तो ये हो गया 20, और इस 0 से 0 कट गया तो 2 से हो गया 50, तो 2b बराबर 50, तो b बराबर 50/2 बराबर कितना, 25 ml आया है इतना, देखो तो आंसर।